नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। रात के 9 बजे हैं और आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ प्राइम टाइम डिबेट शो टक्कर। देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना का कहर जारी है तो दूसरी ओर सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। सोनिया गांधी कह रही हैं कि केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी राज्यों के कंधों में डालकर अपना पल्ला झाड़ लिया है, तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया बोल रहे हैं कि केंद्र ने विदेशों में अपनी छवि चमकाने के लिए टीकों का निर्यात किया। जवाब में बीजेपी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार ऑक्सीजन और वैक्सीन के मुद्दे पर झूठ बोल रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि क्या एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाने से कोरोना की लड़ाई जीती जा सकती है? आज इसी पर होगी जोरदार टक्कर। कोरोना की आफत, बंद करो सियासत। केंद्र सरकार ने 730 टन ऑक्सीजन भेजी है। हम तहे दिल से दिल्ली की जनता की तरफ से उनका मुख्यमंत्री होने के नाते मैं केंद्र सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। वैक्सीन की बहुत कमी है। अगर हमें वैक्सीन की डोजेज अगर वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में मिल जाए तो जैसे मैंने बार बार बोला है, हम 3 महीने के अंदर पूरी दिल्ली को वैक्सीनेशन करना चाहते हैं। दिल्ली में केजरीवाल जी राजनीति करते हैं। दिल्ली में कोरोना के नए केस में कुछ गिरावट जरूर आई है, लेकिन सियासत चरम पर है। ऑक्सीजन हो या फिर वैक्सीन, केजरीवाल सरकार और बीजेपी आमने सामने है। बीजेपी का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल ऑक्सीजन के मुद्दे पर दिल्ली को गुमराह कर रहे हैं। केजरीवाल जी कहते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद, 730 मेट्रिक टन हमारी आवश्यकता थी, आपने दे दिया जी। और उसके बाद राघव चड्ढा जी कहते हैं कि ऑक्सीजन बुलेटिन में कि 976 मेट्रिक टन हमारी आवश्यकता है और हमें केवल 59% दिया। ट्रांसपोर्टर ने कहा मुझे भारतवर्ष के सभी मुख्यमंत्रियों के ऑर्डर मिल गए थे समय रहते। केजरीवाल जी के अर्थात दिल्ली सरकार का लास्ट में आया, क्योंकि वो तो बिजी थे, एडवर्टाइजमेंट करने में बिजी थे। 5.5 लाख का वैक्सीन का ऑर्डर प्लेस करते हैं और टीवी में आकर ऐसे एकदम भोला मासूम चेहरा बना करके कि 1,34,00,000 हमने पारित कर दिया है जी, हम आपको दे देंगे, घर घर जाके वैक्सीन दे देंगे। इससे पहले डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने वैक्सीन दूसरे देशों को देने के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार अपनी इमेज बनाने में जुटी हुई थी। जिस समय हमारे देश के लोगों को वैक्सीन की जरूरत थी, हमारे सारे राज्य वैक्सीन मांग रहे थे, उस समय हम 6.5 करोड़ वैक्सीन विदेशों को दे रहे थे, सिर्फ इमेज मैनेजमेंट के लिए। उधर उद्धव सरकार भी केंद्र पर निशाना साधने से नहीं चूक रही है। जो केंद्र सरकार का प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन है, जबरदस्त तरीके से फेल हुआ है। ना तो वो ऑक्सीजन दे पा रहे, ना तो वो वैक्सीनेशन दे पा रहे। इंटरव्यू पढ़ाया आपको मुंबई के कमिश्नर का, उन्होंने क्या कहा, 15 से 20 सेकंड के अंदर SOS जो हमारे कॉल्स थे, इमरजेंसी कॉल थे, उसके ऊपर भारत सरकार ने काम किया और जो भी हमें ऑक्सीजन चाहिए था हमें तुरंत मुहैया कराया। इसी बीच CWC की बैठक में सोनिया गांधी ने मोदी सरकार को असफल बताया। सोनिया गांधी ने कहा, मोदी सरकार की प्राथमिकता विपक्ष की सरकारों के साथ भेदभाव करने की है। देश भर में फ्री टीकाकरण हो और वैक्सीनेशन के अभियान को विस्तार दिया जाए। कोरोना के खिलाफ जो संजीवनी देश के लिए जरूरी है, उस पर जमकर सियासी घमासान मचा हुआ है। ऐसे में कौन सही है और कौन गलत, इसी पर आज होगी देश की सबसे बड़ी बहस। कोरोना पर सियासत किस तरह से हाई है, उस पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। एक बड़ा जबरदस्त पैनल हमारे साथ होगा, लेकिन उससे पहले आपके लिए इस पूरे विषय को समझ लेना जरूरी है। इसके लिए कोरोना पर सियासी जंग का विश्लेषण पहले कर लेते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट सबसे पहले जो आपके सामने आ रहा है वो ये कि खुद को सही और दूसरे को गलत बताने की कोशिश जारी है। इसका मतलब क्या है? जब लोग मर रहे हैं तो सीधे सीधे अपनी जिम्मेदारी समझिए और काम पर लगिए। कोरोना पर सरकारों के बीच आपसी भरोसा होना बेहद जरूरी है। समन्वय, तालमेल, संतुलन होगा तभी तो इस लड़ाई से लड़ पाएंगे। मौजूदा हालात में सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी और इसी तरह से हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। लेकिन हो क्या रहा है? हो कुछ और रहा है। एक दूसरे को गलत दिखाने से जनता का कोई भला नहीं हो रहा है और जनता इस वक्त त्राहिमाम है। इस वक्त सबसे ज्यादा जिस बात की जरूरत है, सिर्फ वही नहीं हो रहा है, बाकी सब कुछ हो रहा है। सियासत के चलते कोरोना के खिलाफ लड़ाई कमजोर हो रही है।
लोग मर रहे हैं, लोग परेशान हैं और इस परेशानी को सुनने वाला उनके लिए कोई नहीं है। सब अपनी सियासत चमकाने में लगे हैं। तो ये तमाम वो विषय जिसके जरिए आज हम अपनी इस बहस को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है, मैं परिचय करवा दूं अपने पैनल से। सबसे पहले बता दूं हमारे साथ बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता साहब जुड़ रहे हैं, साथ ही हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रोहन गुप्ता होंगे, साथ ही समीर झा एमएलए, माफ कीजिएगा संजीव झा है आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही डॉक्टर समीर भाटी जुड़ेंगे जिनसे डॉक्टर क्या सोच रहे हैं अभी मौजूदा स्थिति पर उस पर बात करेंगे, और डॉक्टर अरुण पांडे भी हमारे साथ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। संजीव झा जी, आज मैं शुरुआत आपसे करना चाहती हूं और मैं चाहती हूं कि आप इस वक्त दिल्ली की जनता को ये बताएं कि आप कहते हैं ऑक्सीजन पर कुछ, बीजेपी कहती है कुछ, आप लोग वैक्सीन पर कुछ और तथ्य रखते हैं, बीजेपी कुछ और तथ्य रखते हैं। आखिर किस बात को दिल्ली की जनता सच माने और किस बात को झूठ माने? देखिए, मुझे ये लगता है कि जनता ना हमारी बात का भरोसा करे, ना बाकी जो लोग कह रहे हैं। हो सकता है पॉलिटिक्स करते होंगे जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन आप एक बात को तो सच मानेंगे कि पिछले 17 अप्रैल से लगातार दिल्ली सरकार दिल्ली की ऑक्सीजन की कमी को लेकर बात करती रही। 24 तारीख को बात कोर्ट में गई और लगातार पिछले 10 दिन से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने कहा कि दिल्ली को ऑक्सीजन मिलना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया कि 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिलना चाहिए। जब हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते थे, जब ये पेपर पे एलोकेशन हुआ, तब भी दिल्ली के मुख्यमंत्री उनको धन्यवाद किया, आपने एलोकेशन बढ़ाया, लेकिन वो पेपर पे रह गया, वो आया नहीं। जिस दिन 700 मीट्रिक टन पार किया एक दिन, तो उस दिन भी दिल्ली के मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद किया, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कोई राजनीति हो। लेकिन उसके एक दिन के बाद किसी भी दिल्ली को 700 मीट्रिक टन नहीं मिला। लगातार कोर्ट के बहुत सारे ऐसे तल्ख टिप्पणी, तीखी टिप्पणी के बावजूद दिल्ली को ऑक्सीजन नहीं मिला। तो ये सारे आंकड़े, हम राजनीति कर सकते हैं, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, माननीय अदालत तो राजनीति नहीं कर सकते ना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तो राजनीति नहीं कर सकते। तो जो जरूरत थी दिल्ली की, उसकी बात की गई। अब रही बात वैक्सीन की, अब एक चीज समझिए कि अभी जब ये 18 साल के ऊपर वैक्सीनेशन की बात आई, तो दिल्ली में लगभग 3 करोड़ डोज चाहिए और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर हमें डोज मिलेगा तो हम 3 महीने में वैक्सीनेशन कर लेंगे, और हम आपने पूरी उसके लिए इंफ्रा तैयार किया। रोज हम लोग 1 लाख वैक्सीनेशन कर रहे थे, हमने कहा कि इसको 3 लाख तक ले जाएंगे ताकि हम वैक्सीनेट कर पाए। अब देखिए, हमारे पास अब वैक्सीन नहीं है। अब हम जाने 64 करोड़ जब हमने दोनों कंपनियों को ऑर्डर किया, कोवैक्सीन को भी और बायोटेक को भी, तो उसके बाद केंद्र सरकार के एक IAS अधिकारी हैं विकासशील जी, उनका चिट्ठी आया कि उन्होंने कहा कि आपको एक कंपनी 92,000 देगा और एक कंपनी 2 लाख कुछ वैक्सीन देगा। अब हमें रोज 3 लाख वैक्सीन करना है, तो एक दिन में ये सारी वैक्सीनेशन खत्म हो जाएगी। तो अगर गुस्सा आता है कि जब हमारे पास लोग वैक्सीनेशन करने के लिए स्लॉट बुक कर रहे हैं, स्लॉट नहीं बुक हो पा रहा है, और हम एक तरफ देख रहे हैं कि 6.5 करोड़ वैक्सीन विदेश भेज दिया गया। तो मैं कहता हूं कि ये किस तरह की वाहवाही है, ये कौन सी राजनीति है? क्यों अपना चेहरा चमकाने के में इतना आप खो गए हैं कि अपनी जनता को भूल रहे हैं आप? मुझे ये लगता है कि ये कारण क्या था इसका। आप एक चीज समझिए कि अर्ली आपने पहले कह दिया कि कोरोना पे हमने जीत हासिल कर ली, क्योंकि आपको 4 स्टेट में चुनाव लड़ने जाना था। फिर उसके बाद आपने आपने सारा वैक्सीन को विदेश भेज दिया। एक चीज समझिए, आज 4 लाख का आंकड़ा आता है रोज डेथ का रेशियो, अगर ये पॉजिटिव रेशियो अगर आता है, अगर हम कहते हैं ये 6 करोड़ वैक्सीन अगर हमारे देश के लोगों को लगता है, तो शायद ये कुछ हजार होता। तो मैं ये कह रहा हूं कि इनकी गलतियों के कारण आज देश के लोगों को, दिल्ली के लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो हम लोग सवाल उठाते हैं। तो सवाल उठाना, अगर शायद सवाल उठाएं, अगर तब ये कहें राजनीति हो रही है, तो फिर ऐसी राजनीति तो करनी पड़ेगी ना। अगर हमारे लोग वैक्सीन के बिना मर जाएंगे तो हम चुपचाप रह जाएंगे, हम नहीं बोलेंगे। और वो भी वो सरकार जो जनता के लिए काम कर रही है। आपने संजीव झा जी को सुना, वो बेहद गंभीर सवाल उठा रहे हैं मौजूदा स्थिति में कि आप लोगों ने अपनी छवि चमकाने के लिए विदेशों में निर्यात तक कर दी वैक्सीन, लेकिन आज जब दिल्ली की सरकार आपसे मांग रही है वैक्सीन और कोशिश कर रही है कि अलग अलग जो कंपनियां हैं उनसे वैक्सीन उन तक पहुंचे ताकि बड़े पैमाने पर, युद्ध स्तर पर वो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम दिल्ली में शुरू कर पाए, उसमें आप रोड़ा क्यों डाल रहे हैं? देखिए, जहां तक दिल्ली सरकार की बात है, हमें इस वैक्सीनेशन अभियान को पूरी तरह समझना चाहिए। केंद्र सरकार पहले ये वैक्सीन पूरे सभी राज्यों को बिल्कुल फ्री 45 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए दे रही थी, जिसको राज्य 7 करोड़ पूरे देश की वैक्सीन राज्यों को जारी थी, और दिल्ली में वो वैक्सीनेशन कराने में दिल्ली सरकार बिल्कुल विफल साबित रही है। दिल्ली के अंदर फ्रंटलाइन वर्कर्स की सेकेंड डोज का 50% रेशियो है। 45 साल से ऊपर के लोगों को जो वैक्सीन लगी है
उसमें सिर्फ 9% लोगों को सेकेंड डोज लगी है। इसी तरह से 60 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन सिर्फ 17% लगी है। ये दिल्ली सरकार के प्रशासनिक फेल्योर का इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। आदेश जी, देखिए, दो बातें हैं। एक सवाल है, उसका जवाब दीजिएगा। ये जो आप डेटा बता रहे हैं उसमें ये कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमने 1,34,00,000 वैक्सीन का ऑर्डर दिया और आप लोग कह रहे हैं कि वो मात्र 5.5 लाख का ऑर्डर है। अभी हम पीछे की बात ना करते हुए अभी इसी ऑर्डर पर बात करते हैं, क्योंकि अभी मौजूदा स्थिति में जो सियासत है दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज इस ऑर्डर पर कर रही हैं। तो ये बात साफ होना दिल्ली के व्यूअर्स के लिए, दिल्ली की जनता के लिए जरूरी है। देखिए, मैं इसमें आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि 19 अप्रैल को जब सभी राज्यों ने मांग की कि वैक्सीनेशन को फ्री किया जाए, तो 19 अप्रैल को केंद्र सरकार ने डिसीजन किया कि जितना भी वैक्सीन का प्रोडक्शन होगा उसमें 50% जो वैक्सीन है वो 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए राज्यों को फ्री दी जाएगी और 50% वैक्सीनेशन जितना प्रोडक्शन होगा उसको राज्य अपने ओर से कंपनियों से डायरेक्ट वो परचेज कर सकते हैं। 19 अप्रैल को डिसीजन हुआ और दिल्ली सरकार ये ऑर्डर 27 अप्रैल को करती है, जबकि महाराष्ट्र के अंदर और दूसरे राज्यों में उन्होंने बहुत पहले ऑर्डर किया कंपनियों को और उनको वैक्सीन प्रॉपर मिलना शुरू हो गई। देखिए, अगर दिल्ली सरकार अपनी कमियों को, दूसरों की गलती, अपनी कमियों को दूसरों के ऊपर डालता है, केंद्र के ऊपर डालता है, बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ दिल्ली सरकार और जो वैक्सीनेशन कंपनियां हैं उनका मामला है। इसका केंद्र सरकार से कोई लेना देना नहीं है। इसमें दिल्ली सरकार बिल्कुल झूठ बोल रही है। वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ऐसा काम वो पहले भी करते रहे हैं। ऑक्सीजन का मामला आई थी। देखिए, संजीव झा, मैं ये बात सही कह रही हूं कि नहीं कह रही हूं? तो आई थी, लेकिन देखिए, मुझे ये लगता है कि फिर आदेश गुप्ता जी कुछ फैक्चुअल एरर कर रहे हैं। 26 तारीख को दिल्ली सरकार ने दोनों कंपनियों को अपनी 64 लाख वैक्सीन के ऑर्डर अपने दिए थे और 29 अप्रैल को केंद्र सरकार का जवाब मैं वही बात कह रहा हूं। 19 अप्रैल को जब केंद्र सरकार ने डिसीजन किया तो एक हफ्ते का विलंब आपने क्यों किया? दूसरी बात, दिल्ली सरकार ने दिल्ली पहला स्टेट था। जरा आंकड़े देख लीजिए। दिल्ली पहला स्टेट था। हमने 22 तारीख को पहले चिट्ठी लिखी थी, 26 तारीख हमने दूसरी चिट्ठी लिखी। अगर उसको दिल्ली सरकार पहले अगर वो ऑक्सीजन जिन्होंने वैक्सीन का ऑर्डर दोनों कंपनियों को किया, पहली बात। दूसरी बात एक और आंकड़ा मैं आपको दूं कि आज गुजरात के पास 60% वैक्सीनेट करने की वैक्सीन मिल गई। बाकी स्टेट को कहीं 10%, कहीं 12%, कहीं 15%। तो इस तरह से अगर वैक्सीनेशन की पॉलिसी केंद्र सरकार बायस्ड होकर संजीव झा, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? संजीव झा, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि केंद्र सरकार मौजूदा स्थिति में जहां लोगों की एक एक सांस बेशकीमती होती हुई नजर आ रही है, लोग हजारों रुपए अपने परिवार के सदस्य को बचाने के लिए डालने को मजबूर है और डाल रहे हैं, लगातार हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि केंद्र सरकार इस स्थिति में भी कौन से राज्य को कितनी ऑक्सीजन देनी और कौन से राज्य को ऑक्सीजन देने के प्रोसेस में रोड़ा अटकाना है, इस जुगत में लगी है? क्या ये आपका आरोप है? ये तो आंकड़े बता रहे हैं कि बाकी जितने स्टेट ने जितना मांगा, देखिए मुंबई का उदाहरण देखिए, दिल्ली जो मांग रहे हैं ये आम आदमी पार्टी के लोग मिलाए झूठ के सिवा कुछ नहीं। वैक्सीनेशन की भी बात करें तो गुजरात में 60% वैक्सीनेशन के डोज मिल चुके हैं। बाकी जितने भी देश के स्टेट हैं, कहीं 10%, कहीं 12%, कहीं 15%। तो इस तरह से अगर वैक्सीनेशन में अगर आप बायसेस रखेंगे तो फिर देश की जनता को उसको भुगतना पड़ेगा। वैसे तो मैं बता दूं कि पूरी की पूरी वैक्सीनेशन पॉलिसी में बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। मैं कहता हूं केंद्र सरकार की अलग रेट, स्टेट के लिए अलग रेट,
और कॉर्पोरेट के लिए अलग, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए अलग रेट होना ये चाहिए था कि नेशनल वैक्सीन पूरे वर्ल्ड में होता है, चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो, कि पूरी वैक्सीनेशन एक्वायर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, फिर स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट किया, वो एक रेट पे किया, क्योंकि केंद्र अच्छे से निगोशिएट कर सकती है। स्टेट कैसे निगोशिएट करेगा? अब ये चाहेंगे तो दिल्ली को नहीं मिलेगा। तो मेरा ये कहना है, फिर कहना है 50% केंद्र सरकार, 50% स्टेट, तो 50% किसका? टोटल डोज का वो कब तक मिलेगा? तो पूरी पॉलिसी में इतनी घालमेल है, मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड में जितनी पॉलिसी लैक्यूना वैक्सीनेशन को लेकर इंडिया में इतना कहीं नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है, केंद्र सरकार कोई प्लान नहीं है। आज ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा है कि ये ऊपर में बैठे, केंद्र सरकार में बैठे जो मंत्री है, जो पॉलिसी बना रहे हैं, ये ऊपर ही अटक रहा है, ये धरातल पर नहीं आ रहा है। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि आप आइवरी टावर में बैठ करके आप डिसीजन ले रहे हैं, इससे जनता को फायदा नहीं होने वाला है। संजीव झा, मैं आदेश गुप्ता जी से इस बात का जवाब लूंगी, अभी मैं रोहन गुप्ता के पास जाना चाहती हूँ, लेकिन एक फैक्ट क्लियर कर दूं, जो आप 64 लाख बोल रहे हैं सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक को, वो दरअसल 67 लाख और 67 लाख है, दोनों ही को, जो आपने गलत बोल दिया था, हो सकता है गलती से हुआ हो। और इस बारे में मैं रोहन गुप्ता के पास आना चाहती हूँ। रोहन गुप्ता, ये क्या ऐसा हो रहा है कि कभी गेंद केंद्र के पास, कभी दिल्ली सरकार के पास, आखिर में किसका सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है? और आप बता रहे हैं कि अभी पीछे हम सुन रहे थे कि महाराष्ट्र बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहा था, महाराष्ट्र ने शुक्रिया भी अदा किया केंद्र सरकार का। अभी आप भी मौजूदा स्थिति में किसी तरह के आरोपों के साथ जुड़ रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी पर हो या फिर केंद्र सरकार पर हो? देखिए प्रीति जी, काफी दिनों से मैं दिल्ली की ऑक्सीजन की डिबेट हो या पूरे देश की डिबेट कर रहा हूँ। इसमें पीस कौन रहा है? जनता पीस रहे हैं प्रीति जी। हम लोगों के डिबेट करने से क्या लोगों की जान बच जाएगी? आज भी लोग ऑक्सीजन की किल्लत से मर रहे हैं। हम लोगों की डिबेट से क्या लोगों को वैक्सीन मिल जाएगी? हम लोगों की डिबेट से क्या रेमडेसिविर मिल जाएंगे? मुद्दा यहाँ पे ये नहीं है प्रीति जी। जिस प्रकार से सरकार ने, केंद्र सरकार की एक जिम्मेदारी थी, जब पहली वेव के बाद में हमको दूसरी वेव की तैयारी करनी चाहिए थी, तब अपना डंका बजाने के लिए 136 देशों को हमने हेल्प कर दी, आपने वैक्सीन एक्सपोर्ट कर दी। आज जिस वैक्सीन की दो लोग बात कर रहे थे, अगर 6 करोड़ वैक्सीन आज देश के पास होती तो ये हाल नहीं होता। दूसरी बात, जो रेमडेसिविर हो, ऑक्सीजन हो, ये सब एक्सपोर्ट क्यों हुआ? क्योंकि सरकार अपने एंटीसिपेशन में, दूरदर्शिता में कहीं पे वो उनकी दूरदर्शिता में था ही नहीं कि दूसरा वेव आने वाला है। दूसरी बात, पार्लियामेंट्री कमेटी ने फरवरी में एक रिपोर्ट दी थी जिसमें कहा था कि ऑक्सीजन की किल्लत होने वाली है। सरकार ने उसको भी नजरअंदाज किया। एक एक्सपर्ट कमेटी डॉक्टर्स की बनाई थी, उन्होंने भी कहा कि देश में बहुत अलग अलग टाइप के म्यूटेंट वेरिएंट आने वाले हैं, सरकार को उसने भी अनदेखी की। और अब जब लग रहा है कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तब राज्यों पे जिम्मेदारी डाल देना मुझे लगता है कि ये पल्ला झाड़ने के बराबर है प्रीति जी। मुद्दा यहाँ पे किसकी गलती है, किसने क्या किया, हम जो भूतकाल है उसको नहीं बदल सकते। हमको वर्तमान में सोचना होगा कि सबको मिलके आज जरूरत क्या है समय की, कि एक भी मौत ऑक्सीजन के बिना नहीं होनी चाहिए। नंबर 1, वैक्सीनेशन की बात है। भारत एकमात्र देश ऐसा है जहां पे प्राइवेट कंपनी तय करती है कि किसको वैक्सीन मिलेगी या किसी को नहीं मिलेगी और कौन से दाम पे मिलेगी। ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन भारत की एक नीति रही है। ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी कि जब आपने 35,000 करोड़ का बजट आपने वैक्सीन के लिए रखा था, तब ऐसा क्या हो गया कि आधे में आपको स्टेट्स के ऊपर डालना पड़ा? आज हमारे स्टेट्स भी कह रहे थे कि हमने तो बजट का प्रावधान नहीं किया, हम करेंगे। मुख्य मुद्दा जो केओस हो गया है प्रीति जी, उसको दूर करने की जरूरत है। यहाँ पे सबको मिलके, राजनीति को भूल के, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी और भाजपा एक दूसरे पे दोषारोपण कर रहे हैं, दिल्ली का हर नागरिक परेशान होगा कि हमने कैसी सरकारों को चुना है। अरे इन दोनों को आप साथ में लाइए, आप दोनों साथ में जवाब दीजिए कि ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रहा है। आज वैक्सीनेशन की बात है, जो भी है सरकार ने नीति तय की है, अब हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए कि सबको वैक्सीन जल्दी से जल्दी। रोहन गुप्ता ने कुछ सवाल उठाए हैं, उन पर जवाब दीजिएगा, और साथ ही संजीव झा ने भी कुछ सवाल आपसे पूछे हैं। दरअसल सच ये है, जो पूरे देश में इस वक्त एक आदमी मानता है, वो ये कि कोरोना से मौत नहीं हो रही है, ऑक्सीजन उस कोरोना से लड़ने के लिए चाहिए, वो नहीं मिल पा रही है। वो दूसरे फेज में हमने देखा कैसे अपनों को खोया है लोगों ने। वहीं अब तीसरी वेव की जब हम बात करते हैं तो कहते हैं कि वैक्सीनेशन होना चाहिए। वैक्सीनेशन में भी अब सियासत को आप लोग ऊपर रखकर सब कुछ करना चाहते हैं। सर, फिर इसका समाधान कैसे निकलेगा? आम आदमी तो आप ही लोगों को देखेगा ना कि आप लोग क्या कर रहे हैं, कब तक उनको वैक्सीनेशन मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। देखिए, मैं आपको दोनों अलग अलग सवाल हैं और दोनों का उत्तर अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी जो दिल्ली के मालिक हैं, जिस तरह से ऑक्सीजन क्राइसिस हुआ, आपने देखा होगा केंद्र सरकार ने लगातार ऑक्सीजन का कोटा इनको बढ़ाकर दिया है।
और 700 एमटी किया आदेश जी, है। लेकिन दिल्ली देखिए सर, मैं आपको रोक देती हूँ, मैं दिल्ली रोकना के नहीं मालिक चाहती, लेकिन सच ये है कि कोटा बढ़ाने से अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं पहुंच जाती। आप ये जानते हैं अच्छे से। मैं जानती हूं कि आप लोगों ने कोटा बढ़ाया, लेकिन वो कोटा जो प्रोसेस होकर जब पहुंचती है, चाहे वो टैंकर के थ्रू हो या फिर सिलेंडर पहुंचने हो, वो नहीं पहुंचे। और वो नहीं पहुंचे इसीलिए आम आदमी दिल्ली का उसने दम तोड़ा, विश्वासघात किया है। आप देखिए, इन्होंने ऑक्सीजन के नाम पर इनके मंत्री कालाबाजारी कर रहे हैं, जमाखोरी कर रहे हैं, इनके विधायक जमाखोरी कर रहे हैं। और जिस तरह से ऑक्सीजन का क्राइसिस दिल्ली के अंदर उत्पन्न किया गया, केंद्र सरकार ने इनको कोटा दिया, इनको ऑक्सीजन दी, इनके पास क्रायोजेनिक टैंकर भी नहीं थे। और वो टैंकर की जो वेंडर तलाशने के लिए 18 अप्रैल को दिल्ली के मालिक साहब कहते हैं कि हमें क्रायोजेनिक टैंकर चाहिए, जबकि 1 अप्रैल को 2700 केसेस आए थे और केंद्र सरकार ने इनको 6 मार्च को चिट्ठी लिखी थी कि आप ऑक्सीजन के प्रिक्योरमेंट की व्यवस्था कर लें। और उसके बाद भी दिल्ली सरकार ने जू नहीं रेगा, उन्होंने कोई उस पर काम नहीं किया और उसका परिणाम आज दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ा। आप देखिए, दिल्ली के अंदर जब 22 अप्रैल को इन्होंने सिटीजन फैसिलिटेशन चार्ट बनाया, दिल्ली के अंदर जो व्यवस्थाएं, प्रशासनिक व्यवस्थाओं का अभाव था, वो जाके 22 अप्रैल को इन्होंने हेल्पलाइन नंबर जारी किया। आप देखिए, दिल्ली की सरकार ने सिर्फ प्रचार करने के सिवा और कोई काम नहीं किया। अगर वो सीरियसली काम करते, मुंबई के अंदर 92,000 एक्टिव केस थे और उनका काम 375 एमटी से चल गया, लेकिन दिल्ली के अंदर 700 एमटी देने के बाद भी इनको ऑक्सीजन का क्राइसिस लगा। इसका कारण है कि इनके ही विधायक और मंत्रियों ने ऑक्सीजन की कालाबाजारी की। संजीव झा, जवाब दीजिए इस बात का। और ये बात तो सही है जो आदेश जी ने भी कही और जो पूरे दिल्ली में लोग जान रहे हैं कि आपके विधायक ने होर्डिंग की ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की, और आपको कोर्ट ने कहा, फटकार लगाई कि जितना पैसा आपने विज्ञापन पे खर्च कर दिया होता, सही तरीके से खर्च किया होता, अवेयर करने के लिए खर्च किया होता, तो ये स्थिति ना होती। नहीं, मुझे लगता है कि फैक्चुअली थोड़े से मिस इन्फॉर्म्ड हैं। आज हाई कोर्ट में ये बात, याचिका का रिप्लाई दिया और हाई कोर्ट ने कहा कि ये होर्डिंग नहीं है। अगर कोई 5, 7, 10 सिलेंडर किसी जगह से, फरीदाबाद से या नोएडा से कहीं से बढ़ाकर लाकर अपने क्षेत्र की जनता को दे रहा है, ये सेवा और बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं इस तरह के काम कर रही है। बल्कि हाई कोर्ट ने अप्रिशिएट किया है। तो इसका मतलब है कि हाई कोर्ट के जज के फैसले को भी आप चुनौती दे रहे हैं। आप कहते हैं कि आप उनसे ज्यादा जानते हैं, पहली बात। क्योंकि देखिए, मिसलीड करना इन लोगों की आदत है। आपने देखा कि आज से 4 दिन पहले डीडीयू के बाहर एक सेफ्टी टैंक जब रिवॉल्व हो रहा था, इन्होंने कहा कि ऑक्सीजन लीक कराया जा रहा है और बीजेपी के बड़े बड़े नेता ने इसको ट्वीट किया। बाद में डीडीयू के डॉक्टर्स ने कहा कि इससे हमारा मोरल डाउन होता है, हमें डिफेम मत कीजिए। तो ये इस तरह की घटिया राजनीति करते हैं, मैं उसमें नहीं पड़ता। दूसरी बात जो इन्होंने कहा कि देखिए, ऑक्सीजन की एलोकेशन की बात थी, तो पहले हमें ऑक्सीजन मिलता था उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान से। अचानक इन्होंने कह दिया कि 19 तारीख को एलोकेशन आपको मिलेगा उड़ीसा से, झारखंड से। अब उड़ीसा झारखंड से एलोकेशन मिलेगा तो हमें तो क्रायोजेनिक टैंकर हमारे पास तो नहीं है, हम उसको कैसे ले आ पाते हैं। हमने केंद्र सरकार को कहा कि आपके पास क्रायोजेनिक टैंकर है, क्योंकि इन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 1631 क्रायोजेनिक टैंकर हैं, हमारा उत्पादन 8500 मीट्रिक टन है। अगर 1631 क्रायोजेनिक टैंकर है तो उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है वो 23,000 मीट्रिक टन है। तो इसका मतलब है, लेकिन ये चूंकि नेशनल स्टेट केंद्र सरकार की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, हमारे पास, हम स्टेट नहीं है, टैंकर हमारे पास नहीं। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप दिल्ली की दहलीज तक दे आइए ऑक्सीजन, और डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी स्टेट की होगी। तो बस नेटसेल मेरा ये कहना है कि देखिए, आज इन सब लोगों को, चूंकि 3 चीजें हैं जो नेशनल आज गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी: ऑक्सीजन की उपलब्धता, मेडिसिन की उपलब्धता और वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी। अब तीनों में देखिए कि कितनी क्राइसिस है कि मेडिसिन की कालाबाजारी हो रही है, ऑक्सीजन के कारण लोग रो रहे हैं, वैक्सीनेशन लोगों को मिल नहीं रहा है। इसका मतलब है कि कंप्लीटली केंद्र सरकार की मिसमैनेजमेंट के कारण जवाब दीजिए। लोग आज पहले परेशान वाले हो रहे मामले हैं। में आप फेल हुए, दूसरे वाले मामले में फेल हुआ, और ये किसी एक का फेलियर नहीं है। ये मैं सिर्फ केंद्र के सर पर इसका ठीकरा फोड़ूं, ये भी कहना सही नहीं होगा। इसमें राज्यों के साथ जो कोऑर्डिनेशन चाहिए था, उसमें जिम्मेदारी जरूर केंद्र सरकार की ज्यादा या कम हो सकती है, लेकिन सच तो ये है कि एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जो होना चाहिए था इस महामारी के टाइम में, वो नहीं हुआ। और सच ये है कि अब वैक्सीन लगवाने के लिए भी टोटे पड़ रहे हैं। आप लोग पिक एंड चूज की पॉलिसी अपना रहे हैं, जैसा कि आरोप है आम आदमी पार्टी का। आदेश जी, देखिए, ये हमारे मित्र जो बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी के,
ये बहुत सारी गलत बातें बोल रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि जिस समय दिल्ली के अंदर ये ऑक्सीजन क्राइसिस हुआ, मैं मुंबई के जो कमिश्नर हैं उन्होंने साफ कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से हमें पूरा सहयोग मिला। हर राज्य, कोई भी राज्य नहीं कह रहा कि केंद्र से हमें सहयोग नहीं मिला, लेकिन दिल्ली ने उसकी समुचित व्यवस्थाएं दिल्ली सरकार ने नहीं की। और जहां तक वैक्सीनेशन का सवाल है, हमने जो आंकड़ा आपके पास रखा है, जिस तरह से वैक्सीनेशन अभियान का जो इन्होंने 19 तारीख के डिसीजन को 26 तारीख को ऑर्डर किया, अब आप ये सोचिए जब पूरे देश में वैक्सीन का जो प्रोडक्शन है वो इस समय सबको जरूरत है, और ऐसे समय में 50% जो प्रोडक्शन है वो कंपनियों से इनकी ओर आना है, और वो कंपनी और दिल्ली सरकार का मामला है। ऐसे में भारत सरकार का कहां पे नाम आता है? भारत सरकार ने जो 45 साल से ऊपर की वैक्सीन जिनको लगनी है उनको पूरी डोज इनको दी है। आप देखिए कि दिल्ली सरकार अगर समय रहते अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करते, वेंटिलेटर्स करते, अगर हॉस्पिटल बढ़ाते, तो निश्चित रूप से कोरोना की लड़ाई को हम अच्छी तरह लड़ सकते थे। भारतीय जनता पार्टी इसमें कोई आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करती है। हम लगातार दिल्ली के लोगों को अच्छा इलाज मिले, कोरोना से ऑक्सीजन मिले, इसकी हम बात करते हैं और काम भी करते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ राजनीति का काम करती है। ये बिल्कुल गलत है। स्टार इमेजिंग पैथ लैब से वो हमारे साथ जुड़े हैं, और ऐसे में बहुत सारे सवाल हैं जो इस वक्त भी मुझे लगातार ट्विटर पर आ रहे हैं। हमारे व्यूअर्स कुछ सवाल हैं जिनके जवाब चाहते हैं, वो आपसे बेहतर समीर जी कोई नहीं दे सकता। ये कहा जा रहा है कि सीटी स्कैन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मौजूदा कोरोना डिजीज में आइडेंटिफाई करने के लिए कि किसी भी पेशेंट की स्थिति क्या है। लेकिन जैसा कि हमने देखा, एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि 300 बार एक्सरे होगा उसके बराबर है सीटी स्कैन। तो एक तो लोगों के बीच में एक डर है, इसके बारे में बताइएगा, और कोई ऐसी जानकारी जिसके जरिए आप ये बता पाए कि इस पेशेंट को इस तरह से आइडेंटिफाई किया जाए तो पता चल जाएगा कि उसकी कोरोना की जो स्थिति है वो एग्जैक्टली क्या है। क्योंकि बहुत सारे फैक्ट हैं, ऑक्सीजन लेवल को लेकर लोग कंफ्यूज रहते हैं, सीटी स्कैन की रिपोर्ट को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, एक्सरे में भी बहुत ज्यादा चीजें साफ नहीं हो पाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो आपका सबसे पहला वाला सवाल है कि सीटी स्कैन की जरूरत कब पड़ती है हमें। अभी सीटी स्कैन को लेके कुछ विवाद वगैरह चल रहा है, तो सबसे एक बार महत्वपूर्ण जान लेना जरूरी है कि सीटी स्कैन को हम कोरोना टेस्ट के डायग्नोज करने के लिए नहीं कर रहे। सीटी स्कैन का मतलब है हमें ये देखना है कि बीमारी की गंभीरता कितनी है, ये उसके लिए किया जाता है। कोरोना टेस्ट के लिए तो आपके लिए अभी भी जो RT-PCR टेस्ट है उसी को ही गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। अब सवाल आ गया कि RT-PCR में नेगेटिव आ जाता है, तो हाँ, RT-PCR में नेगेटिव आ जाता है, पर अगर आपको सिम्टम है और RT-PCR में नेगेटिव आ गया तो आपको सबसे महत्वपूर्ण है कि अपने आप को आइसोलेट करना है, आपको उसको आगे फर्दर ट्रांसमिट नहीं करना। अब क्वेश्चन आ गया कि ठीक है, अगर आपका एक बार नेगेटिव आ गया तो आप फॉलो अप उस टेस्ट को ही दोबारा करिए, RT-PCR को ही, ताकि एक बार हमें ये पता लग पाए कि आप कोरोना से संक्रमित हैं कि नहीं। पर ये जो पैंडेमिक है, पैंडेमिक में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी तरह के कोई भी सिम्टम जो कोरोना के लक्षण जैसे हैं तो उसको आपको कोरोना ही मानकर चलना पड़ेगा। ये बात आ गई। दूसरी बात आ गई कि फिर एक और मिथ है, लोगों का कहना है, ज्यादातर पेशेंट कहते हैं कि नए तरह के वेरिएंट आ रहे हैं, नए म्यूटेंट आ रहे हैं, तो वो इसमें नहीं आएंगे, सीटी स्कैन में आएगा। देखिए, ऐसा भी नहीं है। जो नए म्यूटेंट है वो भी कैसे पता लगता है, वो हमारी लैब से ही सैंपल जाते हैं। जो पॉजिटिव सैंपल्स होते हैं उन्हीं का एक परसेंटेज जाता है फर्दर आगे जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए, जिससे पता लगता है कि नई तरह के वेरिएंट आ गए। अब आ गया सवाल कि सीटी स्कैन फिर कब कराना चाहिए। सीटी स्कैन आपको तब कराना चाहिए आपकी जब डॉक्टर आपको एडवाइस करे कि इस समय कराना है, क्योंकि कई बार बहुत सारी डिसीजन मेकिंग में उसकी जरूरत पड़ती है। सीटी स्कैन आपको ये बता देता है कि आपके जो फेफड़े हैं, जो लंग्स हैं, उनमें संक्रमण हुआ है कि नहीं हुआ है, हुआ है तो वो कितना हुआ है। उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, क्या माइल्ड है, हल्का है, या मॉडरेट है, थोड़ा ज्यादा है, या सीवियरिटी की तरफ है। तो इस तरह की डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प मिलता है। और उसकी बात आ गई सीटी स्कैन और कैंसर। देखिए, एक सीटी स्कैन कराने से किसी को कैंसर नहीं होता है, ये बात को हमें समझ लेना जरूरी है। और जो 300 एक्सरे की बात है, 300 एक्सरे, देखिए अब जो मॉडर्न सीटी स्कैनर्स आ रहे हैं वो काफी लो डोज जो है स्कैनर्स हैं, तो उसमें आपको इस तरह से नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा हाई डोज दी जाएगी, और उसमें काफी लो डोज होती है। और एक्सरे और सीटी स्कैन की जहां तक बात आ गई,
एक्सरे को रिप्लेसमेंट नहीं मान सकते सीटी स्कैन का। एक्सरे उन पेशेंट्स का किया जाता है जो आईसीयू में एडमिट है और जिनका रेगुलर बार बार उनको सीटी स्कैन नहीं कर सकते, उनकी मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, प्रोग्रेशन देखना पड़ता है डिजीज का, तो उनमें रेगुलर एक्सरे होता है। तो ये सब चीजें इनको हमें समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर अरुण पांडे, बहुत सारे फैक्ट्स आ रहे हैं, कुछ लोग कुछ वीडियोस भी बना रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप इस तरह की चीजों को अपनाइए, आप काढ़ा ज्यादा से ज्यादा पीजिए, कोई कह रहा है कि आप सिर्फ मेडिसिन लीजिए, बहुत तरह की कंफ्यूजन्स भी है इस वक्त। तो आपके मुताबिक एक कोरोना पेशेंट को, अपने आप को या उसको अटेंड करने वाले व्यक्ति को किस तरह से बातों को ध्यान में रखना चाहिए और मौजूदा स्थिति में वैक्सीनेशन कितनी बड़ी जरूरत है तीसरी वेव से पहले, इस पर भी रोशनी डालिएगा। जी देखिए प्रीति जी, सबसे पहली बात जो आपने क्वेश्चन पूछा कि कोरोना में बहुत सारे वीडियो जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी में बहुत तमाम तरह की चीजें हो रही हैं। मैं इस पे सबसे पहली बात मैं ये करना चाहूंगा कि देखिए आपने काढ़ा की भी बात की, तो काढ़ा मेरे घर में भी ये डिजीज आने से पहले भी पिया जाता था, आज भी पिया जाता, तो उस पर मैं बहुत कुछ नहीं बोलूंगा कि काढ़ा फायदा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ, लेकिन मैं एक बात जरूर बोलूंगा, जो आपने कहा कि कोरोना के मरीज जो हैं वो क्या करें, दवा कौन सी लें, कैसे अपने आप को बचाएं, दूसरे को इन्फेक्शन देने से कैसे बचाएं। तो जो सबसे पहली चीज है, इस पेंडेमिक में माना जाता है कि जब भी पेंडेमिक आती है और आपको कोई भी डिजीज होती है, यानी कि आपकी तबीयत जैसे ही खराब होती है, ये मान लीजिए कि आपको वो डिजीज है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर आपको आपकी तबीयत खराब है तो ये मान लीजिए कि आपको उस पेंडेमिक का शिकार हो रहे हैं या फिर आप उसको इन्फेक्शन आपको हो रहा है। फिर दूसरा काम क्या करना है, सबसे पहला काम करना है अपने आप को आइसोलेट करना। आइसोलेट होने के बाद आप अपनी आरटीपीसीआर कराना है, घर पे भी अब मुहैया है, आप लोग कॉल करके घर पे आप सैंपल कलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे ही आइसोलेट करा लेते हैं तो अपनी जो इन्फेक्टिविटी है दूसरे एक मानव से दूसरे मानव में फैलाने की जो क्षमता है वो रोक देते हैं। जैसे घर में होते हैं, घर में भी बताना चाहता हूं कि अगर आप होम आइसोलेट कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या प्रिकॉशन रखना है जिससे आपके घर में और लोग इन्फेक्ट ना हो। सबसे पहले जिसके भी घर में कोई इन्फेक्शन है, कोई इन्फेक्टेड पेशेंट है, वो घर में भी मास्क लगाएं। और मास्क लगाना सबसे बड़ा हथियार इस समय मास्क है हमारे पास। देखिए मैं अभी भी आपके चैनल पे लाइव हूँ, फिर भी मैं मास्क लगाया हूँ, इसलिए कि मास्क हमारा पहला हथियार है इस इन्फेक्शन को रोकने के लिए। दूसरी बात, आप घर में आइसोलेट हो गए, दवा जो मैं फिर बोल रहा हूं, आपको हॉस्पिटल जाने की तब तक जरूरत नहीं है जब तक सीवियरिटी, सबको पता है कि सीवियर क्या है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर डिजीज के 3 चरण हैं। आपको माइल्ड इन्फेक्शन है तो घर में ही रहना है, मॉडरेट और उस समय घर में रह के आप टेलीमेडिसिन कंसल्टेंसी ले सकते हैं, वहां पे आप अपने डॉक्टर मित्र से बात कर सकते हैं। बहुत तमाम ऐसे हर अस्पताल लगभग टेलीमेडिसिन व्यवस्था चालू कर रखे हैं, उनमें किसी से कॉल कीजिए, वो दवाई प्रिस्क्राइब कर देंगे। ये जानकारी बहुत अहम है, ये जानकारी मरीजों के लिए और उनके तीमारदारों के लिए बहुत अहम है, लेकिन आपने हमारे राजनीतिज्ञों को भी सुना इस वक्त, उनके लिए आपकी कोई एडवाइस है कि क्या करें पेंडेमिक में और क्या ना करें? मैं राजनीतिक व्यू नहीं, सही और गलत क्या होना चाहिए मौजूदा स्थिति में, उस पर बात कर रही हूँ। देखिए प्रीति जी, मैं एक चीज और बताता हूं कि मैं किसी भी सियासत से नहीं आता, लेकिन मैं एक बात जरूर अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि सियासी लोग जो मास्क अपना आंखों पे लगा रखा है ना, मुंह, नाक और आंखों तक, उस आंख वाले मास्क को थोड़ा सा नीचे कर लें और वास्तविकता देखिए साहब, क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूं, ये राष्ट्रीय त्रासदी है, इसको राष्ट्रीय अवसाद में मत बदलिए। एक दूसरे को पे आरोप प्रत्यारोप लगाने की प्रीति जी इस समय जरूरत नहीं है, हम लोग को मिलकर साथ काम करने की जरूरत है। अगर जहां पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है तो इसमें यह देखना नहीं है कि पक्ष का शासन है, विपक्ष का शासन है, कौन सी पार्टी का शासन है, हमें वहां पे एक साथ मिलकर, और पेंडेमिक जैसे जो खतरनाक जो चीजें सिचुएशन है उससे हम लोग केवल मिलकर ही लड़ सकते हैं प्रीति जी। हम लोग केवल एक दूसरे का हौसला बढ़ा सकते हैं। देखिए जब डिबेट में इस तरह की बातें होती है ना साहब, तो हम जैसे कोरोना योद्धाओं का मनोबल टूटता है कि देखिए हम लोग अपनी पूरी क्षमता से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं उस कोविड से, और यहाँ पे जब ये देखते हैं कि ये फला व्यक्ति बोलता है, फला प्रवक्ता बोलता है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं थी जी, इनकी जिम्मेदारी थी, मेरी जिम्मेदारी नहीं थी जी, इनकी जिम्मेदारी थी, तो मेरी तो ये अपील ये है कि जितने लोग बैठे हैं, मेरी अपील इनसे ये है कि जब पहली लहर में जब बात हो रही थी कि दूसरी लहर आ सकती थी, हमने तैयारी नहीं की, ये चूक है, लेकिन साहब अभी भी जगेंगे, अभी भी साथ मिलके आएंगे तो तीसरी लहर को हम लोग रोक सकते हैं। और इस तीसरी लहर को रोकने के लिए सबसे बड़ा जो कारगर हथियार है
वो वैक्सीनेशन है। बिल्कुल, और इस हमने वैक्सीनेशन पर वैक्सीनेशन आपने देखा डॉक्टर अरुण की किस तरह की बयानबाजियां हो रही हैं। रोहन गुप्ता, मैं आपके पास आना चाहती हूं। अभी तक तो जब भी चर्चाएं होती थी तो कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता प्रवक्ता यही कहते थे कि 70 सालों में ही ये हुआ, 70 सालों में ही वही हुआ, बाकी समय कुछ नहीं हुआ। अब तो उद्धव सरकार भी कहने लगी है कि एनडीए सरकार पर उन्होंने सवाल उठाया और कहा है कि अभी भी मौजूदा जो सरकार है वो नेहरू और गांधी के बनाए हुए सिस्टम पर चल रही है। ऐसा क्यों लगा आप लोगों को? आपकी सहयोगी है इसलिए आपसे पूछ रही हूं सवाल। देखिए प्रीति जी, अभी जो डॉक्टर साहब ने अभी एक बहुत अच्छी बात कही कि ये राष्ट्रीय आपदा है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन कांग्रेस के समय में, कांग्रेस की सरकारों के समय में देश ने देखा है। हर एक नागरिक को वैक्सीन मिले, ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। और आज जो एक्सपर्ट ने भी कहा कि इसको रोकने का एक ही तरीका है, वैक्सीन वैक्सीन वैक्सीन। हमारी सरकार, चलो उन्होंने 6 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट कर दी, अगर आज वो वैक्सीन एक्सपोर्ट नहीं होती तो आज वो 6 करोड़ वैक्सीन भारतीयों को लगती, वो जाने दीजिए। पर पल्ला झाड़कर अब राज्य सरकारों के जिम्मे ये चीज डालना, और वो प्राइवेट कंपनी जो रेट भी प्राइवेट कंपनी तय करे, और प्राइवेट कंपनी ये भी तय करे कि कितना कोटा स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा या प्राइवेट सेक्टर को मिलेगा, ये तो गलत चीज है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन का मतलब जो लैंसेट जो है, अगर आप उसका भी आर्टिकल पढ़ेंगे, यही है वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन। केंद्र सरकार को एक नीति तय करनी चाहिए थी, एक ही रेट तय करती। अगर केंद्र सरकार को 175 में जो चीज मिले, क्यों राज्य को 600 रुपए देना पड़े? वो पैसा किसका है? देश की जनता का है। एक ही वैक्सीन के पैसे में 3 वैक्सीन हम लोग ले सकते हैं, पर ये केंद्र सरकार ने ये काम क्यों किया? दूसरा, कंपलसरी लाइसेंसिंग की मैं बात करता हूं। देश में बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, अगर आप कंपलसरी लाइसेंसिंग की प्रोविजन जो पास्ट में एचआईवी के लिए हुआ है, अगर उसको आप इंपोज करते तो आज 10-12 मैन्युफैक्चर होते, उनके बीच में कंपटीशन होती, वैक्सीन सस्ती होती और हमको वैक्सीन बहुत ज्यादा मिलती। आज इतनी क्रिटिसाइज होने के बाद में 28 अप्रैल को केंद्र सरकार ने वैक्सीन का दूसरा ऑर्डर रखा है। मैं आज यहाँ पे राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ प्रीति जी, पर आज देश जो परिस्थिति में है, ये एक ऐसा देश है जो ऑक्सीजन का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चर है, ये ऐसा देश है जो दवाइयों का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चर है, और ये ऐसा देश है जहाँ पे वैक्सीन पहले आई और वैक्सीन हमने एक्सपोर्ट कर दी। आज जब देश के नागरिक ये तीनों चीज के लिए तड़प रहे हैं तो सरकार की जिम्मेदारी तो तय होगी। भूल जाइए पास्ट को, भूल जाइए, उससे लोगों की जान वापस नहीं आएगी। आज से शुरुआत हो, केंद्र सरकार सारी राज्य सरकारों को साथ में ले, एक रणनीति तय करे। बात चल रही है लॉकडाउन की, करना नहीं करना, दिल्ली में अलग स्टाइल से लॉकडाउन चल रहा है। आप लोग सहयोगी नहीं कर रहे हैं, आप लोग राजनीति कर रहे हैं। कर रहा है आज बीजेपी कह रही है मैनेजमेंट एक्ट में प्रीति जी, आज सारा पावर प्रधानमंत्री जी के पास में। आज प्रधानमंत्री जी पल्ला झाड़ रहे हैं कि आप अपने हिसाब से वैक्सीन दीजिए, अपने हिसाब से लॉकडाउन कीजिए। क्यों? क्योंकि उनको डर लग गया कि 4 लाख जो केस आए हैं, जो उन्होंने एंटीसिपेट नहीं किया, उनको डर लगता है लोगों के क्रिटिसिज्म से। नहीं, लेकिन सुनिए आदेश गुप्ता जी के पास मैं जाऊं रोहन, लेकिन उससे पहले आपको मैं याद दिलाना चाहती हूँ, जब पहला लॉकडाउन लगा था तब आप ही लोगों ने सबसे ज्यादा उसको क्रिटिसाइज किया था, आपने सवाल उठाए थे उस पर। मैं उस टाइम पे भी डिबेट में था, हमने लॉकडाउन का विरोध नहीं किया। उस टाइम पे यही कहते थे कि लॉकडाउन में आपका जो यूज करना है, टेस्टिंग को, ट्रेसिंग को, ये हमको करना चाहिए था। उस टाइम पे भी हमने नहीं किया था। आपने लॉकडाउन का लोगों ने विरोध किया था, हो सकता है उसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपने ना किया हो, लेकिन लगभग कांग्रेस पार्टी के हर नेता ने उस वक्त लॉकडाउन का विरोध किया था। इश्यू नहीं होता अगर सरकार हर आदमी के अकाउंट में 6,000 रुपए डालती तो आज माइग्रेंट लेबर का इश्यू नहीं होता। हमने कभी लॉकडाउन का विरोध नहीं किया। आज भी राहुल जी ने क्या कहा, आप कीजिए, पर उसमें आपको जेनोम सीक्वेंसिंग की बात हो, वैक्सीनेशन की बात हो, दवाइयों की बात हो, आर्थिक पैकेज की बात हो, सारी चीजों को इकट्ठा करके कीजिए। पूरा देश आपके साथ है। आदमी की जान से इस कदर खिलवाड़ किया जा रहा है, अभी कितने परिवार तबाह हो गए, और अगर वैक्सीन नहीं पहुंची तो कितने परिवार तबाह हो जाएंगे? आप लोगों को अंदाजा है इस बात का? देखिए, जो काम आज देश में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, वो वास्तव में इतिहास के अंदर, आप इतने कम समय में देश के अंदर वैक्सीन तैयार होना और वैक्सीनेशन अभियान चलाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं कि संकट के समय राहुल बाबा कहां हैं, कांग्रेस कहां है? लोगों की मदद करने की बजाय ये लोग राजनीति कर रहे हैं। कहीं नहीं है, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी सेवा का काम कर रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी को अपना काम करना पड़ेगा क्योंकि आप केंद्र में है। ये क्या बात हुई? वो लोग नहीं कर पाए तभी तो आप लोग हैं। और मुझे इस बात का जवाब दीजिए जो बहुत जरूरी है, जो तमाम राज्य सरकारें जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है वो आपसे सवाल पूछ रही है कि वैक्सीन की एक कीमत क्यों नहीं है?
ये क्या नहीं केंद्र सरकार इस पर टेक ले सकती है, जबकि इस पर तो कानून भी है? देखिए, वैक्सीनेशन पर जितना भी काम हुआ है केंद्र सरकार ने राज्यों के कहने से हुआ था। पहले तो केंद्र फ्री ही दे रहा था सभी राज्यों को। आज भी 50% वैक्सीन केंद्र राज्यों को फ्री दे रहा है। राज्यों के कहने पर ही इसको 50% फ्री हटाएगा। आप देखिए, ये राज्यों के कहने पर ही ये किया गया। उनके परिचित में जिन्होंने सुनिए जिन्होंने भी वैक्सीन लगवाने की कोशिश की है बाहर कहीं अस्पताल में, तो 700 से लेकर 900 से लेकर 1200 रुपए तक का रजिस्ट्रेशन उन्हें देना पड़ा है। आप कह रहे हैं मुफ्त में वैक्सीन मिल रही है। प्रीति जी आप एक बार क्वेश्चन कर लीजिए। मैं कह रहा हूं, जो पहले मैं जवाब दूंगा कांग्रेस के मित्रों का, जो बात वैक्सीन की कर रहे हैं। भारत प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीनेशन अभियान बिल्कुल फ्री पूरे देश में चल रहा था, और उसको जब राज्यों ने मांग की कि हमें भी लिबर्टी दी जाए, तो राज्यों को 50% अपनी अनुमति दी गई कि आप खरीद सकते हैं। और पूरे देश में ये जो वैक्सीनेशन आज जितना आप देखिए 8 महीने के अंदर जितना प्रोडक्शन तेजी से हुआ है, इतना पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान है, और इस पर ये लोग राजनीति कर रहे हैं, जबकि संकट के समय इनको साथ मिलकर काम करने की जरूरत थी। आज राहुल बाबा कहीं नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, कांग्रेस कहीं नहीं दिखाई पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जो लोग घर में कोरोना से पीड़ित हैं, उनको खाना भी पहुंचा रहे हैं, उनको ऑक्सीजन भी दिलवा रहे हैं, और उनको दवाइयां भी दिलवा रहे हैं, लेकिन ये लोग राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। अच्छा आदेश जी, एक मिनट रोहन गुप्ता, एक मिनट। आदेश जी, आपको पता है कई ऐसे लोग जो सीनियर सिटीजन हैं, उन्होंने पहली तो डोज ले ली, उनको दूसरी डोज नहीं मिल पा रही है क्योंकि अवेलेबल ही नहीं है, डोजेस है ही नहीं, डोजेस खत्म हो चुकी है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इस पर प्रीति जी, मैं आपके चैनल पर बड़े स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूं प्रामाणिकता के साथ कि दिल्ली सरकार इस मुद्दे पर झूठ बोल रही है। हमारे पास पूरे आंकड़े हैं कि जो सेकेंड डोज है, जो 45 साल से ऊपर के लोगों को लगने वाली है, उसकी पूरी 5.5 लाख डोज दिल्ली को मिली है। और इन्होंने पहले फेज में जो वैक्सीनेशन में जितनी ढिलाई बरती है, आप देखिए 9% और 17% वैक्सीनेशन किया है। ये दिल्ली सरकार की सरासर लापरवाही है। जो 45 साल से ऊपर के लोग हैं, उनका वैक्सीन पूरी पहुंचाई गई है। सिर्फ जो दिक्कत जहां आ रही है वो 18 से 44 साल के लोगों के बीच आ रही है, क्योंकि वो दिल्ली सरकार ने कंपनियों से परचेस करना है। इन्होंने जो ऑर्डर दिया है 26 तारीख को, जब 26 को ऑर्डर दिया है तो अकॉर्डिंगली ही इनके पास जो सप्लाई है वो पहुंचेगी। सर वो तो और ये कह रहे हैं कि 30 पूरी अप्रैल तरह को दे दिया था कंपनी उन्होंने है और सीरम दिल्ली इंस्टीट्यूट सरकार को और भारत बायोटेक को। संजीव झा, क्या मैं गलत कह रही हूँ? देखिए, मुझे लगता है कि वो सारी चिट्ठी आपके पास है, और चिट्ठी मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा। जो आप कह रहे हैं बिल्कुल 100% फैक्ट है। देखिए, हम शुरू से 3 बात कहते आ रहे थे। हम कह रहे थे कि हमारा जो वैक्सीन है उसका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, दूसरा कह रहे थे कि हम इसका यूनिफॉर्म रेट होना चाहिए, और तीसरा कह रहे थे कि ये सबको वैक्सीन मिलना चाहिए। तो पहले इन्होंने क्या किया कि नेशनलाइजेशन ऑफ वैक्सीन के बदले इन्होंने पूरे विदेशों में जाकर पाकिस्तान तक को डोज दे दिया, बांग्लादेश को मिला पर हमारे देश के लोगों को नहीं मिला। दूसरा हमने कहा कि यूनिफॉर्म रेट होना चाहिए, तो इन्होंने कहा खुद खरीद लेंगे 150 में, स्टेट खरीदेगा 400 में, फिर उस पर जीएसटी लगा दीजिए, प्राइवेट जाइए तो 1000 रुपए का वो वैक्सीन पड़ जाएगा आपका। और अब वैक्सीन की उपलब्धता की जहां तक बात आ रही है तो कहीं वैक्सीन नहीं मिल रहा है। अगर सीनियर सिटीजन की भी दिल्ली में बात करें, मतलब 45 से ऊपर की बात करें, तो हमारे पास केवल 4 दिन का बचा हुआ है वैक्सीन। अगर हम 18 से 45 तक की बात करें, केवल 2 दिन का वैक्सीन बचा हुआ है हमारा। तो मेरा इतना ये कहना है, मुझे ये लगता है कि अगर थोड़ी सी भी समझ रखते होंगे आदेश जी, या वैक्सीन का जानकारी रखते होंगे, तो जब हमने शुरू फर्स्ट डोज जो दिए 45 लाख आपने, हमें 13 लाख आपने कोवैक्सीन दिया, और कोविशील्ड आपने 29 लाख दिया। लगातार हम वैक्सीन करते रहे, तो ऐसा तो नहीं था ना जो फर्स्ट डोज दे फिर रोक देते उसको, हम लगातार डोज देते रहे। अब सेकेंड डोज जिसकी बारी है, वैक्सीन हमारे पास नहीं है, वैक्सीन की कमी हमारे पास हो रही है।
तो जब तक वैक्सीन की उपलब्धता नहीं रहेगी ये परेशानी होगी। तभी हम लोग बार बार सवाल उठा रहे हैं कि आपने जो 6.5 करोड़ आपने विदेश भेज दिया वैक्सीन, आज वो 6.5 करोड़ वैक्सीन अगर होता तो ये लाख का आंकड़ा जो मौत का पहुंच रहा, हो सकता है ये 1000 में भी ना पहुंचता। तो कौन इसके जिम्मेदार है? पहली बात। दूसरी बात कि आज आपके जितने, चाहे वो फाइजर हो चाहे वो मॉडर्ना हो, सबने नवंबर में इनसे करार करने के लिए कहा था कि हम आपको वैक्सीन देना चाहते हैं, आपने मना कर दिया आपने। तो मुझे यह लगता है चूंकि इनकी पूरी कंसंट्रेशन बंगाल जो अब 4 स्टेट में चुनाव था उसको लेकर था, प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचार में व्यस्त थे, आज उसका परिणाम देश भुगत रहा है और कोरोना का जो कहर है इससे लोग भुगत रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब जैसा डॉक्टर साहब कह रहे थे कि ये तू में से काम नहीं चलेगा, ये आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा, सबको मिलकर के काम करना है। अब भी समय है कि पूरी कंसंट्रेशन वैक्सीनेशन को लेकर के हो। ये स्टेट कैसे एक्वायर करेगी? पूरे वर्ल्ड के आप वैक्सीनेशन पॉलिसी को देखेंगे और कोरोना की बात करेंगे। आदेश जी सुन लेते हैं उनको भी। नहीं, बस मैं एक बात कहता हूं, एक बात करके मैं बात खत्म कर लूंगा। अगर कोरोना वैक्सीन की पॉलिसी पूरे देश यूरोप में देखें, अमेरिका में देखें, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्वायर किया, फिर स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट किया। आपने यहाँ क्या कह दिया 50% हम 50% स्टेट लेगा। ठीक है, इन्हीं सवालों का जवाब ले लेते हैं। आदेश जी देखिए प्रीति जी, हमारे जो आम आदमी पार्टी के मित्र है वो शायद गलत जानकारी रखते हैं। मैं इस बहस में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप अपनी कमियों को छुपाने के लिए, आप अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, अपने ऑक्सीजन फेल्योर को, अपने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आपने नहीं बनाया समय पे, वो काम छुपाने के लिए आपने वैक्सीन का ये नया बखेड़ा शुरू किया। जबकि आज दिल्ली के अंदर जो वैक्सीन लगाना चाहते हैं उनको वैक्सीन लग रही है। दूसरी बात है, आपने पहले ही 45 साल से ऊपर के लोगों को पहले फेज में सिर्फ 9% वैक्सीन दिल्ली सरकार ने लगवाई है और 17% आपने 60 साल से ऊपर के लोगों को लगाई है। ये इस नाकामी का जिम्मेदार कौन है? जब आपको पूरी वैक्सीन मिल रही थी उस समय आपने वैक्सीन नहीं लगवाई। और आज भी प्रीति जी मैं कहना चाहता हूं कि आज भी इनको 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए पूरी वैक्सीन मिल रही है और 45 साल से नीचे 18 समीर भाटी के पास मैं जाना चाहती हूँ और कुछ फैक्ट्स के साथ वो अपनी बात को रखेंगे, इस बात की उम्मीद करती हूँ। समीर भाटी जी, सर मुझे इस बात का जवाब दीजिए, ये तू मैं के बीच खुद आदेश गुप्ता जी ने भी कहा कि बखेड़ा खड़ा कर रही है दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार। मुझे ये बताइए सर, वैक्सीनेशन को लेकर दिक्कतें क्या हैं और ये दिक्कतें दूर कैसे हो सकती हैं? मैं सवाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप दिल्ली जो कोविड वैक्सीन कमेटी है उसकी मेंबर भी हैं। जी बिल्कुल। देखिए, अभी वर्तमान समय में जो हमारा चैलेंज है, हमें देखना है क्या है, हमारा ट्रांसमिशन रेट को एक तो हमें रोकना ही रोकना है, बिल्कुल उसको कम करना है, हॉस्पिटलाइजेशन को कम करना है, हमारी डेथ रेट को बिल्कुल हमें मतलब उस पर बहुत विशेष ध्यान रखना है और सबसे महत्वपूर्ण आ गई हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव। अब इसका कैसे सोल्यूशन निकलेगा? ठीक है, इन सब चीजों को करने के लिए हमने क्या किया कि हम लॉकडाउन जो है लगा रहे हैं, आंशिक रूप से लॉकडाउन लगा, कंप्लीट लॉकडाउन लगा, फेजेस में लॉकडाउन लगा। पर जो लॉकडाउन लगा है अगर उसका ठीक तरीके से हमने बेनिफिट नहीं उठाया तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। लॉकडाउन लगाने का मेन मकसद है कि हाँ, साइड बाय साइड ट्रांसमिशन रेट भी रुके और हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव भी स्पीड अप हो। अब वैक्सीनेशन ड्राइव स्पीड अप होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि थोड़ा ये जो क्योस हो गया है उसको ठीक करना जरूरी है। और वो क्योस ठीक तब होगा जब सेंट्रलाइज्ड पॉलिसीज होंगी सब चीजों के लिए, क्योंकि सेंट्रलाइज्ड पॉलिसीज नहीं होगी तो फिर वो जो है थोड़ा सा जो है क्योस ये हमेशा चलता रहेगा। इसके अंदर क्या है कि जिस तरह से हमारे फेजेस में वैक्सीनेशन चल रहा है, अभी फिलहाल हम ये कर सकते हैं कि हमारी जो वैक्सीन का शॉर्टेज आ रहा है तो हमारे जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो गए हैं लोग या जिनको फर्स्ट डोज लग गया फिर इन्फेक्टेड हो गए हैं, उन लोगों में ऑलरेडी एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। ठीक है, उनको अभी रोक के बाकी जो हमारी लोग हैं उनको वैक्सीनेट करना शुरू करें। तो जी, लेकिन समीर जी ऐसे भी नंबर्स बहुत ज्यादा हैं जिनको सेकंड डोज नहीं मिल पा रही है। मतलब आप जो कह रहे हैं कि एंटीबॉडीज डेवलप हो गई है वो तो ठीक है, वो मैं मान लेती हूँ, लेकिन जिनको दोबारा डोज लगवानी है वो भी बहुत बड़ा आंकड़ा है, उस आंकड़े को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। और उसके पास वैक्सीन नहीं है, वो जाता है अस्पताल तो वैक्सीन होती नहीं है, वापस लौट आता है। इस बीच मैं अरुण जी के पास जाना चाहती हूँ। डॉक्टर अरुण कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं हमारे इस बात में। जी देखिए, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि एकदम जो इन्फेक्शन से उबर कर आ रहे हैं उनको हम लोग 1 महीने 2 महीने डिले करके भी लगा सकते हैं वैक्सीन। तो इससे भी देखिए, इस पेंडेमिक में आपको 3 P याद रखना है। एक टू प्रिवेंशन हमें पहला काम है, दूसरा प्रिकॉशन और तीसरा प्रोएक्टिव।
तो आपको अगर इन 3 P पे ध्यान नहीं देंगे तो कोई भी पेंडेमिक बहुत ज्यादा फ्लेयर अप करती है। अब प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? जो कोरोना का प्रोटोकॉल चल रहा है, कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। प्रिकॉशन क्या क्या है? जो भी इन्फेक्टेंट, जो भी जिसको भी लग रहा है कि मेरी तबीयत खराब है, उस प्रिकॉशन ले, जिससे कि ब्रेक द चेन वाली बात हम लोग उसको अप्लाई करें। और प्रोएक्टिव होने का मतलब हम लोग अब आगे क्या ऐसा करें कि ये फर्दर दूसरे तीसरे फेज में हम ना पहुंचे, यानी कि हमें वैक्सीन लगाना है। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो बस यही चीज चाहिए जो आज अगर हमारे सियासतदान अपना ले तो क्या है, इस महामारी से हम कितनी जल्दी निकल जाएंगे हम सबको पता ही नहीं चलेगा। आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।